नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं प्रवीण तिवारी। शुरुआत करते हैं शाहरुख खान पर बीजेपी की तरफ से लगातार हो रहे हमलों की। पहले विजय वर्गीय, उनके बाद बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने भी शाहरुख खान पर हमला किया और हमले में विजय वर्गीय से 2 कदम आगे जाते हुए उन्होंने हाफिज सईद से शाहरुख खान की तुलना कर दी और कहा कि दोनों एक जैसी भाषा बोलते हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहां बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयान से उठा विवाद अभी थमा भी नहीं था कि बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने एक और बयान देकर विवाद को हवा दे दी। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि देश में माहौल खराब करने के लिए एक साजिश रची जा रही है जिसमें शाहरुख खान भी शामिल हो गए हैं। योगी ने शाहरुख को हाफिज के न्योते पर बोलते हुए कहा कि शाहरुख को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। गौरतलब है कि हाफिज सईद ने शाहरुख खान के बयान पर विवाद के बाद ट्वीट किया था, कोई भी मुस्लिम, यहां तक कि शाहरुख जो मुस्लिम होने के चलते भारत में दिक्कतें और भेदभाव का सामना कर रहे हैं, उनका पाकिस्तान में रहने के लिए स्वागत है। इसी बीच अभिनेता अनुपम खेर ने शाहरुख के समर्थन में कहा कि शाहरुख नेशनल आइकन है, बीजेपी नेताओं को अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। और इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने भी सीधा सीधा हमला किया था शाहरुख खान पर। इस पर पलटवार किया अनुपम खेर ने। उन्होंने शाहरुख खान को देश के लिए आइकन तो बताया ही, साथ ही साथ बीजेपी नेताओं को जबान बंद रखने की सलाह भी दे डाली। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने शाहरुख खान को लेकर दिया अपना बयान वापस ले लिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया, किसी को ठेस पहुंचाने की मेरी मंशा नहीं थी, मैं कल के ट्वीट्स वापस लेता हूं। उन्होंने लिखा कि अगर भारत में असहिष्णुता होती तो अमिताभ के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख न होते। मेरे ट्वीट को कुछ लोगों ने अलग अर्थों में लिया है। दरअसल इस बयान के बाद कैलाश विजयवर्गीय को चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ी। खुद बीजेपी ने भी उनके इस बयान से किनारा कर लिया था। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने शाहरुख खान पर सीधा हमला बोलते हुए 5 ट्वीट कर खूब आग उगली थी। वीएचपी के नेता साध्वी प्राची तो एक और कदम आगे बढ़ गई थी। वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट है। निश्चित रूप से चले जाना चाहिए। हिंदुस्तान का खा रहे हैं और गीत पाकिस्तान के गा रहे हैं। शाहरुख से जुड़े पूरे विवाद पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ पीएम मोदी को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो पूछना चाहता हूं मोदी जी से, अमित शाह जी से और विशेषकर अमित शाह जी से, आपका महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय उनको देशद्रोही कह रहा है। ये कौन सा देशद्रोह किया है शाहरुख खान साहब ने? कहते उसकी आत्मा पाकिस्तान में है, शरीर हिंदुस्तान में है। सलमान खान कुछ देर पहले अपनी फिल्म प्रेम रतन धन पायो के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे और यहां भी पत्रकारों ने उनसे शाहरुख पर सवाल किया। उन्होंने सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने परिवार की भारतीयता के बारे में यहां पत्रकारों से जरूर बात की। There's a right-wing wind of intolerance taking over the country. Your reaction to that and BJP MP Adityanath today? Wrong forum for that, sir. Wrong platform for that. Just one question about Shahrukh. We come here. Just one question. Let me just complete the answer. Sir, if you don't want to give the answer, it's okay. Just let me complete. My mother is Shushila Charak. My father is Salim Khan. Just. लेकिन बीजेपी के नेताओं के एक के बाद एक बयानों की वजह से विपक्ष को बड़ा मौका मिल गया बीजेपी पर हमला करने का। हम आपको सुनाते हैं अलग अलग प्रतिक्रियाएं, किसने क्या कहा। अकेले शाहरुख ने तो नहीं कहा है, इस देश के अंदर ये बात तो बहुत लोगों ने कही है कि इस देश के अंदर इंटॉलरेंस हो रहा है। क्या राष्ट्रपति भी पाकिस्तानी है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर भी पाकिस्तानी है? क्या वो तमाम साहित्यकार भी पाकिस्तानी है? अरुण जेटली जी बताएं कि कैलाश वर्गीय और प्राची के वक्तव्य क्या सहिष्णुता के प्रतीक हैं? आप भाषा जो है अगर हाफिज सईद की को बोलता है तो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, शाहरुख खान नहीं बोलता। इसलिए शाहरुख खान पर इस तरह का आरोप लगाना, अगर शाहरुख खान पाकिस्तानी है तो हम सब पाकिस्तानी हैं, हर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी है। प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो शायद इलेक्शन की वजह से ना बोल रहे हो। अब आज के बाद तो मसले के इलेक्शन भी खत्म हो जाएंगे।
अब बोलना शुरू करें वो, अब इनके ऊपर कोई सवाल, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि बाकायदा एक रेस लगी हुई है इन तमाम लोगों के दरमियान में कि कौन कितना जहरीला लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है। कल बिहार में आखिरी चरण का मतदान होना है और इसके पहले भी सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये ताजा घमासान हुआ बीजेपी के एक और विज्ञापन पर। इस विज्ञापन पर महागठबंधन ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसके बारे में चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कही है। बिहार में विधानसभा चुनाव के आखिरी फेज में वोटिंग से महज एक दिन पहले बीजेपी ने बीफ पर एक बार फिर नीतीश कुमार को घेरा है। अखबारों में बीजेपी की ओर से एक विज्ञापन दिया गया है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी खामोशी के लिए आड़े हाथों लिया गया है। विज्ञापन में आरजेडी नेता लालू यादव, रघुवंश प्रसाद सिंह और कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के बीफ पर दिए बयानों का हवाला देकर नीतीश पर सवाल दागे गए हैं। पैंतरे और हथकंडे, इस तरह के स्तरहीन पैंतरे कानून के खिलाफ, चुनाव आयोग के निर्देशों के खिलाफ वही पार्टी करती है जिसकी हार सुनिश्चित है। तो हमारा मानना है कि हम जा रहे हैं और आज हम इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि इस पार्टी की मान्यता रद्द करने के लिए इससे पर्याप्त सबूत आपको क्या चाहिए, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने आपकी अवहेलना की है, ये बता दिया है कि इलेक्शन कमीशन का कोई भी निर्देश उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। बीजेपी के इस विज्ञापन को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके पूछा है कि बीजेपी साफ करे कि ये विज्ञापन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से है या भटके हुए लोगों की तरफ से। मशहूर पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली साहब ने भारत में आने वाले दिनों में होने वाले उनके सभी कार्यक्रमों को रद्द करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ा दुख है कि मेरे कार्यक्रमों को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। गजल उस्ताद गुलाम अली की महफिल अब दिल्ली के साथ साथ लखनऊ में भी नहीं सजेगी। भारत पाक के तल्ख होते रिश्ते और भारत में असहिष्णुता पर बहस के बीच पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली ने भविष्य में भारत में होने वाले अपने सभी कॉन्सर्ट रद्द कर दिए हैं। 8 नवंबर को दिल्ली और 3 दिसंबर को उनका लखनऊ में कॉन्सर्ट होना था। बताया जा रहा है कि गुलाम अली उनके दौरे को राजनीतिक रंग दिए जाने से आहत हैं। जब तक चीजें सामान्य न हो जाएं, उन्होंने भारत में परफॉर्म नहीं करने का फैसला किया है। अभी यहाँ पर कुछ ऐसे मसले चल रहे हैं कि अल्लाह बस खैर करे, तो इसलिए मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि फिलहाल मैं अभी कोई प्रोग्राम ना करके थोड़ा आराम करूँ। सरकार का कर्तव्य बनता है कि वातावरण बिगड़े ना, और जो कलाकार दूसरे देशों से आते हैं वो इस बात को महसूस करें कि भारत आने पर उनका स्वागत भी है और वो सुरक्षित भी है, उनको इज्जत भी मिलेगी। बता दें, इससे पहले दिल्ली सरकार ने गुलाम अली की खराब तबीयत का हवाला दिया था और कहा था कि इसी वजह से दिल्ली में उनका कार्यक्रम रद्द हो गया है। आर्ट एंड डांस always brings everyone together, and that's how we should see art. We should bring people together, whatever they are from, wherever they are from. मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन से कुछ ऐसी तस्वीरें आई कि जिन पर कमिश्नर को भी जांच की बात कहनी पड़ी। दरअसल पुलिस बिना वजह बेकसूर युवक युवती को बेरहमी से पीटती इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। अंधेरी पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले अपनी पूरी ताकत किसी चोर या गुंडे पर नहीं बल्कि एक लड़के लड़की पर निकाल रहे हैं। इस कपल की गलती सिर्फ इतनी थी कि दोनों रात को सड़क पर झगड़ रहे थे। पुलिस दोनों को पकड़कर थाने ले आई। इसके बाद थाने में मौजूद 5 पुलिस वालों को मौका मिल गया अपनी वर्दी की ताकत दिखाने का। लड़की बार बार बचने की गुहार लगा रही थी, लेकिन पुलिस वालों पर तो खाकी का नशा छाया हुआ था। इन पुलिस वालों ने दोनों को इतनी बुरी तरह पीटा कि दोनों के मुंह से खून निकलने लगा। थाने में मौजूद एक एनजीओ एक्टिविस्ट ने अपने मोबाइल से ये पूरी घटना कैद कर ली। अपने झूठा केस रजिस्टर किया, तो ये देखो वीडियो तुम्हारा, मैं इसको अभी मैं सीपी साहब को बताऊंगा। और मैंने उसी वक्त हमारा ग्रुप है जिनमें सीपी साहब भी है हमारे और काफी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लोग हैं, मैंने उसमें डाल दिया कि अंधेरी पुलिस स्टेशन का ये मामला ऐसा हो रहा है। इस वीडियो के बाहर आने पर अब मुंबई पुलिस के आला अधिकारी जांच का भरोसा कहकर किनारा करना चाहते हैं। और यहाँ पर इंक्वायरी करने के बाद में मालूम पड़ा कि दोनों दारू पिए हुए थे और एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे थे, तो वो एक दूसरे को हक कर रहे थे। तो इसलिए पुलिस को लगा कि ये पुलिस स्टेशन में भी आउटरेज मॉडेस्टी या टीजिंग का मामला हो जाएगा, तो इसलिए पुलिस ने उन दोनों को सेपरेट करने की कोशिश की है।
लेकिन पुलिस के इस वीडियो के बाहर आने से एक बार फिर से मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। आपको याद होगा 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने का आदेश दिया था, लेकिन 4 दिन हो गए हैं, अभी तक इसका पालन नहीं किया जा रहा है। दरअसल जिस कंपनी को टैक्स वसूलने का काम दिया गया है उसने हाथ खड़े कर दिए। 1 नवंबर से दिल्ली आने वाले व्यावसायिक वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूला जाना था। छोटे कॉमर्शियल वाहनों से 700 और बड़े वाहनों से 1300 ग्रीन टैक्स वसूला जाना था, लेकिन ये टैक्स कैसे लिया जाए उस पर असमंजस बना हुआ है। एमसीडी की ओर से टोल टैक्स लेने वाली कंपनी ने ग्रीन टैक्स वसूलने से हाथ खड़े कर दिए और साथ ही कई सवाल भी खड़े किए हैं। कंपनी के मुताबिक एमसीडी से सिर्फ टोल टैक्स वसूलने का अनुबंध मिला है। इस अनुबंध में पर्यावरण टैक्स वसूलने का कोई भी प्रावधान नहीं है। ज्यादा झंझट ही होते हैं, कई गाड़ियों लोगों का पैसा नहीं होता, तो सूरत में क्या करें, उन गाड़ियों को कहाँ खड़ी कराएं। एकदम नया टैक्स वसूला जाएगा। 40% गाड़ियाँ तो ऐसी आएंगी जो कहेंगे जी हमारे पास पैसा ही नहीं है। डिपार्टमेंट के लिए इस मुद्दे को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें जो भी उनके प्रश्न आए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और उनमें उनको अगर किसी तरह की सहयोग की जरूरत है, सरकार हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है। इस बीच पूरे प्रकरण से एमसीडी ने खुद को अलग कर लिया है। एमसीडी के मुताबिक उसने टोल टैक्स वसूलने के लिए CMYR कंसोर्टियम कंपनी से 1653 करोड़ रुपए में 3 साल के लिए करार किया है। अब कंपनी को तय करना है कि वो पर्यावरण टैक्स कैसे वसूले। आप देख रहे हैं देश दिन भर और ब्रेक के बाद अब हम आपको दिखाते हैं कानपुर की कुछ तस्वीरें, जहां हो तो रही थी रामलीला, लेकिन रामलीला के नाम पर यहां चल रही थी रासलीला, और वो भी पुलिस और नेताओं के सामने। दरअसल यहां पिछले कई सालों से रामलीला का आयोजन दिवाली के पहले किया जाता है। दिवाली के 2 दिन पहले रावण को जलाया जाता है। उससे पहले बाबूपुरवा रामलीला कमेटी रामलीला का आयोजन करती है। इस आयोजन में हर साल रामलीला के दौरान बार बालाओं के ठुमके लग रहे हैं। हर रोज जब से रामलीला चल रही है, आस्था के नाम पर जमकर अश्लीलता परोसी जा रही है, वहीं बार बालाओं का डांस देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। ऐसे में इस तरह के आयोजन ने रामलीला के मायने ही बदल दिए हैं। एक सनसनीखेज खबर गुड़गांव से आई, जहां पर एक बिल्डर ने खुदकुशी करने से पहले अपना व्हाट्सएप वीडियो बनाया और सभी दोस्तों को अपनी खुदकुशी के बारे में बताया। चौंकाने वाली यह घटना दिल्ली से सटे गुड़गांव की है और पेशे से ठेकेदार एक शख्स ने खुद को गोली मारने से पहले वीडियो मैसेज बनाया और अपनी आत्महत्या के लिए अपनी बहू और उसकी मां को जिम्मेदार ठहराया। आत्महत्या करने वाले ठेकेदार ने खुद को गोली मारने से पहले सभी दोस्तों को अपना डेथ स्टेटमेंट व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर दिया। ठेकेदार ने मंगलवार की शाम घर के बाथरूम में जाकर लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी। ठेकेदार का बड़ा बेटा इंग्लैंड में रहता है, जबकि छोटा बेटा गुड़गांव में ही उसके साथ रहता है। बड़े बेटे ने ईमेल के जरिए गुड़गांव पुलिस को शिकायत की है। वीडियो मिलने के बाद पुलिस ने ठेकेदार की बहू और उसकी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और व्हाट्सएप मैसेज पर भेजे गए वीडियो की जांच की जा रही है। ठंड बढ़ सकती है आने वाले कुछ दिनों में। दरअसल मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले 24 घंटों में जम के बर्फबारी हो सकती है और बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि इसके साथ ही दिन और रात के तापमान में कमी आ जाएगी। बीती रात से ही जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी जारी है, जबकि राज्य के मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी है। आम जनजीवन पर इसका खासा असर पड़ा है। श्रीनगर लेह रोड को बंद कर दिया गया है। घाटी में दिन का तापमान गिरकर 12 डिग्री पहुंचा है, जबकि रात का तापमान 3 डिग्री तक चला गया है। देश दिन भर में खबरों का सिलसिला यहीं तक।